नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ, जिसके चैप्टर नंबर पहले पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हमने वैसे तो ये चैप्टर हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पूरा 9th का सिलेबस हमारा खत्म ही हो चुका था लगभग। एक चैप्टर रह गया था लास्ट वाला ही, सांख्यिकी। उससे पहले ही हमारा चैनल डिलीट हो गया, थोड़ी उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी उससे। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, जुड़े रहिए अंत तक, करते हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। देखिए, संख्या के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, संख्याएं, और वैसे भी इस चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, देखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो देखो, संख्याएं होती हैं तो मुख्य दो प्रकार की होती है। कितनी? दो प्रकार की। देखो कौन कौन सी होती है दो प्रकार की। पहली होती है सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। और इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, और इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की। पहली होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो सचमुच में कोई भी संख्या होती है, कोई ना कोई। और काल्पनिक, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, दोनों के नाम से ही पता चल रहा है। वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है, और काल्पनिक मतलब जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना ही करते हैं, वो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं कहूँ वास्तविक संख्या क्या है, जैसे दो है तो दो वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा भी है कई बार। लेकिन हम कहें इसमें इमेजिनरी में, जैसे माइनस का अंडर रूट 1, तो देखो ये कोई अंडर रूट के अंदर वैसे माइनस की संख्या कोई होती नहीं है, इसको मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसे कि हाँ ये चलो मान लिया, तो इससे क्या मानते हैं? आयोटा मान लेते हैं। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1 आ जाती है। ठीक है ना, ये संख्या जो होती है वो काल्पनिक होती है, क्योंकि इनको हम मान लेते हैं सिर्फ। और ये जो पढ़ने वाले हैं हम इनको काल्पनिक संख्याओं को, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कहाँ पर पढ़ेंगे? 11th क्लास में। लेकिन अभी हम 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये भी दो तरह के होते हैं। ये देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्याएं। पहली कौन सी है? परिमेय संख्याएं। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जिन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, और इनको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपरिमेय देखेंगे। ठीक है,
देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी एंड क्यू पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये होती है यानी कि वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर P और Q दोनों के दोनों ही पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब कंप्लीट नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूरी पूरी संख्या होते हैं तथा और Q यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं सभी की सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने कहा 5, तो 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को ही 5/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर 1 से इसमें भाग देंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? देखो ये P बटे Q के रूप में हो गया ना, होगा ऊपर मान लो P है, ये क्या है? Q है, P बटे Q के रूप में हो गया। पहला क्या? पूर्णांक, तो देखो पूर्णांक भी है, 5 पूर्णांक है Q, और 1 ये 1 भी पूर्णांक है। अगली बात है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो Q 0 भी नहीं है। तो ये ऐसी संख्या सभी की सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो होती है इसका उल्टा होती है। दो संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जैसे यानी कि जिन संख्याओं को अगर P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है ना, कैसे होंगी? अपरिमेय संख्या। और देखो जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा √3, तो √3 को हम चलो √3/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो P है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये Q क्या है? ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये P पूर्णांक नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि परिमेय संख्या होने के लिए P और Q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। तो ये ऐसी संख्याएं सभी की सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? देख लो अच्छे से, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्या जो होती है इनके भी कुछ और रूप होते हैं, इनके भी कुछ और अलग अलग नाम होते हैं। तो देखो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं अभी था, क्योंकि इस बोर्ड पर आने वाला नहीं है ज्यादा। अब देखो ये परिमेय संख्या होती है, इनका कुछ परिमेय संख्या इनके कुछ और मतलब प्रकार होते हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या ठीक है, देखो इनमें से इनमें से कुछ अलग एक रूप होता है। परिमेय संख्याओं के प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो पहली होती है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होती है पहली? प्राकृतिक संख्याएं।
तो देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी वे संख्याएं किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसकी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। ठीक है, किसी वस्तु को गिनने के लिए कहां से जरूरत करते हो आप? एक से तो करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको गिनने के लिए जो संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। देखो उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। कहते हैं पूर्ण संख्याएं, इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। तो देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी मिला लिया जाए तो जो संख्याओं का संग्रह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, ये लिख देंगे शून्य सहित, शून्य मतलब जीरो, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मतलब इसके एग्जांपल, जैसे 0 और 1, मतलब ये प्राकृतिक संख्या थी, उनमें अगर 0 का भी मिला लें तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है? फिर पूर्ण संख्या है। देखो ये यहाँ से आगे की 1 2 3 4 यहाँ से आगे की सभी मतलब प्राकृतिक संख्या होती है, और इन्हीं में अगर हम 0 को भी मिला लें तो ये जो संख्या बनती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो अच्छे से, देखो तीसरा होता है, तो ये पूर्णांक क्या होते हैं? देखो पूर्णांक, इन्हें कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। देखो पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो, कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो, अर्थात एक पूरा का पूरा नंबर हो, एक पूरी संख्या हो, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। तो कोई भी ऐसी संख्या कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या लिख देते, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक में कोई संख्या है, कोई प्राकृतिक नहीं, अधर की दूसरी भी आती है,
कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो, जो दशमलव रूप में ना हो, क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो जो दशमलव के रूप में नहीं होगी तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। जैसे देखो, जैसे हम कहें 10/5, तो ये कितना होगा? 2। तो ये क्या दशमलव में है? ये दशमलव में नहीं है। भाई दशमलव में नहीं है तो ये कैसा हो गया? एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, ऐसे ही कहें हम 3, 3 क्या है? पूर्णांक है। और जैसे मैं कहूँ 3/2, तो देखो ऐसे करोगे तो ये 1.5 आएगा। तो ये क्या है? दशमलव के रूप में है। तो दशमलव के रूप में इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के रूप में नहीं होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो देखो संख्याओं के बारे में पहले संख्याएं जितनी भी होती हैं उनके सभी के प्रकार जान लेते हैं और उनको थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज पर बाद में करेंगे। ठीक है, तो अगर संख्याएं सभी समझ में आ जाएंगी तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज में उनको अच्छे से कर लोगे आप। इसलिए पहले मैं सारी संख्याएं जो है उनको एक बार में ही पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, देखो फिर चौथे नंबर पे आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है ना? तो इन्हें कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर्स। देखो सम संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका है दूसरा, या फिर अथवा लिखते हैं। ठीक है, अथवा, अथवा ना, या फिर दूसरा इसका एक और परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी संख्या के या फिर या किसी संख्या के या ऐसी संख्या, या ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक, जिनके इकाई के अंक 2 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, दो या तो पूरी संख्या ही 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर आपको पूरी संख्या देखने में थोड़ी मतलब देर लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ उसका इकाई का अंक देख लो, उससे पता चलेगा। अगर उसका इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। देखो या तो कोई संख्या देख लो, तुम पूरी संख्या देख लो कि 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर सिर्फ उसमें ये देख लो कि उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। क्योंकि अगर 2, 4, 6, 8 और 0 ये किसी संख्या के इकाई के अंक हैं तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे
इसके एग्जाम्पल में और देखें हम, और भी संख्याएं हैं। जैसे कोई और संख्या दे दी हमने 15, तो 15 तो है नहीं, 16, ऐसे 20, 24, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद आती है इसकी उल्टी वाली संख्या, मतलब इसके विपरीत विषम संख्याएं। कौन सी आती है? विषम संख्याएं। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देखो विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे जो दो से विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7, 11, 9, 13, ऐसे। यानी कि जो संख्याएं अगर दो से विभाजित हो जाएंगी तो उन्हें तो कहते हैं सम संख्याएं, और जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से। फिर होती है इससे अगली भाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं। इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्या नहीं, भाज्य को प्राइम कहते हैं या भाज्य को प्राइम कहते हैं? एक मिनट, प्राइम का मतलब भाज्य होता है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य लिखना है या फिर इसको मिटा दें प्राइम को? चलो अभाज्य लिख, मतलब अभाज्य नहीं, इसी को मिटा देते। ठीक है, तो भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। जो हमने अभी लिखा था प्राइम नंबर, तो होती है अभाज्य संख्याएं। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या दो संख्याएं जो एक से, एक और स्वयं से, जो एक और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ, होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या कहा मैंने? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4,
तो देखो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 4 जो है 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो 1 से और स्वयं से कटने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और देखो ऐसे 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और भी ऐसी संख्या है। तो वे संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखो एक बस एक और पढ़ा देते, बाकी और होते हैं उनको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये जो होती है उसके अपोजिट होती है, मतलब ये भाज्य संख्याओं की अपोजिट होती है। देखो बे संख्याएं, बे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से, एक और स्वयं से विभाजित होती है। यानी बे संख्याएं जो केवल एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो बे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने कहा 2, तो देखो 2 क्या है, 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो कैसे, क्योंकि ये केवल दो जो है या तो केवल 2 से कटेगी या फिर केवल 1 से कटेगी। ठीक है, और किसी संख्या से ये नहीं कटने वाली है। ऐसे ही कहें 3, तो 3 भी केवल 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। 5 भी 1 से और 5 से ही कटेगी। तो जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये तो सब क्लियर ही होगा। ठीक है, तो देखो इसे मिटाते हैं आप और चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये कह रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और कह रहे हैं क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आता है। ये कह रहा है 0, तो देखो हाँ, देखो जैसे मान लो 0, तो 0 के बटे में अगर आप 1 लिख दोगे तो क्या होगा, तब भी तो ये 0 रहने वाला है। यानी कि
अगर जीरो को आप 0/1 लिख दोगे तब भी तो ये जीरो ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर दोनों के दोनों ही पूर्णांक हैं, देखो जीरो भी एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है जीरो। और देखो नीचे वन तो एक पूर्णांक है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो लिख देंगे इसका आंसर में हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ। हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये था इसका आंसर बस पहले वाले का। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो किसी संख्या के परिमेय बीच में अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसे पॉइंट में बदल लो। क्योंकि अगर पॉइंट में बदल लोगे तो मुझे लगता है कि वो सबसे आपके लिए सबसे सरल तरीका हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, अगर 3 को पॉइंट में कैसे बदलोगे तो 3.0 लिख दो, तभी तो 3 ही है। और इसको लिख लो 4 पॉइंट, और इसे लिख लो 4.0। अब हमको इन दोनों के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो इनके बीच की परिमेय संख्या क्या है? देखो 3.0 से आगे कौन सी आएगी? 3.1 आएगी, 3.2 आएगी, 3.3 आएगी, 3.4 आएगी, 3.5 आएगी, ऐसे 3.6 भी आएगी, 3.7 आएगी, 3.8 आएगी, 3.9 आएगी, फिर देखो 3.1122 ऐसे। तो हम तीन मतलब किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 6 चाहिए तो हम सिर्फ 6 ही लिख देंगे, 1 2 3 5 6। तो यहां तक लिख देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो यही हमारा इसका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कुछ और भी लिख सकते हो, इनको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इनका दूसरा रूप ऐसे। इसको पॉइंट हटाओगे तो 31/10 आ जाएगा, ये 32/10 आएगा, ये 33/10 आएगा, ऐसे ये 34/10 आएगा, ये 35/10 आएगा, और ये 36/10 आ जाएगा। ठीक है, तो उनको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हो गई है। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, फिर बता देते हैं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देखो कि 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में के बीच 5 कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले हमने 6 निकाली थी, इसमें कह रहा है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो हम 5 को क्या, हम तो 5000 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन।
देखो इसके मैं दो तरीके बताने वाला हूं आपको। पहला तरीका जो अभी मैंने बताया था कि पॉइंट में बदल लो, सबसे सरल पड़ जाएगा। देखो पहला तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप इनको 3/5 को क्या लिख सकते हो, 3/5 को इसे जब भाग करोगे तो ये 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6, 5×6 = 30। और इसे 4/5 को 0.8, 5×8 = 40, तो ये हो गया। तो हमें 0.6 और 0.8 के बीच की संख्याएं, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, वो कितनी, 5। ठीक है, तो इनसे आगे की संख्या आप लिख दो, इनके बाद की, इनके बाद की कौन कौन संख्या होंगी, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, ऐसे ही 0.65, और भी लिख सकते हैं 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, ऐसे 0.7, फिर 0.71, 72, 73, ऐसे बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ 5 पूछा गया तो हम 5 ही लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी हमें इतना बस जितनी की जरूरत है सिर्फ उतनी ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा उसका आंसर पहला। तो इसी को देखो दूसरा रूप भी लिख सकते हैं इसका, जब पॉइंट हटाओगे तो 61/100, इसका पॉइंट हटाओगे तो 62/100, देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो 63/100, और इसका 64/100, ये हो गया 65/100। तो एक तो ये आंसर हो गया हमारा पहले वाला। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको, ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखो, इधर बता देते दूसरा तरीका। तो एक तो ये होगा कि इसको पॉइंट में बदल लो, दूसरा तरीका बताने वाला हूं। देखो हमें रखा 3/5 और 4/5, और इनके बीच की 5 संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, कितनी, 5। तो देखिए जितनी ज्ञात करनी है तो बड़ी वाली संख्या को उतना ही ऐसा कर लो कि दोनों के बीच में उतना ही गैप हो जाए, ताकि जैसे 5 का गैप हो जाए, या 6 का हो जाए, या से और ज्यादा का हो जाए, 10-12 का हो जाए, ताकि उनके बीच में जो संख्या लिखनी है उन्हें लिखने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर इसमें मान लो 5 से गुणा कर दें तो 5 की 15 और 5×4 = 20, और 15 से 20 के बीच में हम संख्या वैसे लिख सकते हैं। लेकिन और इससे भी और ज्यादा करना, अगर देखो 10 से गुणा करेंगे तो जो है इनके बीच में 10 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 5 चाहिए, और 10 से गुणा करेंगे तो इनके बीच में हमें 10 संख्या मिल जाएंगी, इसलिए हम 10 से गुणा कर लेते हैं। अगर 5 से करेंगे तो 4 ही मिलेंगे उनके बीच में, इसलिए 10 से गुणा कर लेते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, 10 से, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 10 से गुणा करने पर देखो इसमें 10 से गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा, और इसमें 40/50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 30/50, ये है 40/50। अब इन दोनों के बीच में हम 5 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, तो इस 30 के आगे की संख्याएं कोई भी लिख दो, 30 के आगे की 31 लिख दो, 31/50, 32/50 लिख दो, 33/50 लिख दो, 34/50 लिख दो, जितनी भी लिख सकते हो, कितनी भी, 35/50 लिख दो, लेकिन हमें 5 ही चाहिए, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया लिखने का, और देखो पहला तरीका मैंने आपको इधर बताया था। ये भी देखो, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर ये तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो देखो हाँ, आंसर अलग अलग ही आएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्या पाई जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वही आंसर आएगा, जिस मतलब अलग तरीके से करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन दोनों ही तुम्हारे आंसर सही होंगे। ठीक है, क्लियर है ये, देख लो। फिर देखो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है आपको, तो ध्यान से एक बार ध्यान से वीडियो देख लेंगे आप, तो एक बार में ही आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे
दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी हमें कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है। देखो पहला वाला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखो बताना में सत्य है या असत्य है। तो देखो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कैसी बात है? सत्य बात है। देखो क्यों, मैंने अभी पढ़ाया था तुम्हें, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सभी यहां से इधर की संख्या क्या होती है? ये तो होती है प्राकृतिक संख्या। तो वही तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्येक की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्या बनी होती है। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, सभी के सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर ही हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर और उसका कारण भी दे दिया। अब देखो इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर 2 पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखो ये कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो मैंने बताया था पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब एक ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो, तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। सॉरी, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। और मैंने पूर्ण पूर्ण संख्या किसे कहा था? पूर्ण संख्या कहा था तो 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है पूर्ण संख्या। और देखो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में मतलब बस दशमलव में नहीं होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। तो -4, तो -4 का दशमलव के रूप में है? नहीं है। -4 जो है दशमलव के रूप में नहीं है। और जब दशमलव के रूप में नहीं है तो यह एक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक। ऐसे मैं कहूँ 6 क्या दशमलव के रूप में है? आप बोलोगे भैया नहीं, 6 जो है एक पूरी पूरी संख्या है, इसलिए यह एक पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही 0 भी दशमलव के रूप में नहीं है, इसलिए 0 भी एक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो कहोगे आप कि भैया पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, यानी धनात्मक नंबर भी आ रहे हैं और ऋणात्मक नंबर भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या में तो केवल 0 आता है और पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर तो इसमें नहीं आते हैं। जबकि यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो गलत बात है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहां पर लिख देंगे उत्तर में असत्य है।
क्या है, असत्य है। और क्योंकि क्यों असत्य है, क्योंकि कोई भी कोई भी ऋणात्मक संख्या, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, या फिर एक एग्जांपल लिख सकते हो कि -4 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है पूर्णांक तो हो सकती है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 होती हैं और सभी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लियर है ये भी। देखो तीसरा पॉइंट और दे रखा है इसका, देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कहना है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये है हमारा तीसरा वाला। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका उत्तर भी। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले ये समझो परिमेय संख्या है। परिमेय मैंने कहा था जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, 1/2, 3/5, 6/1, 7/2। तो ये सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ये सभी पूर्ण संख्या होती है। तो देखो 1/2 क्या है, कुछ आ रही है इनमें से कोई 1/2 है इसमें, नहीं है। 3/5 बिल्कुल नहीं है। 6/1 चलो 6/1 है लेकिन सभी नहीं है। और यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या है, तो लिख देंगे ये भी कैसा है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों, तो क्योंकि अब इसमें एक एग्जांपल लिख दो, ठीक है ना। जैसे मान लो 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें भी एक एग्जांपल लिख सकते थे कोई भी। एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1/2 जो है एक प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृतिक नहीं परिमेय संख्या, मैंने भी गलत बोल दिया भाई। 1/2 जो है एक परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लो। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और समझ आया या नहीं आया, ये भी बताना कमेंट में। और सपोर्ट बनाए रखना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।